नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 67 of physics optional for UPSC CSE, and in this lecture number 67 we are going to learn what are principal axis of inertia or principal axis transformation. About that we are going to learn in this lecture. Okay, so this question has been, this is also PYQ. so UPSC के 2008 के मेंस के परीक्षा में फिजिक्स ऑप्शनल में ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए, अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग ओरिजिन O, ठीक है ना। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सेट, ठीक है ना, जिनका ओरिजिन O पे है, जो कि बॉडी में फिक्स्ड है, ठीक है ना, बॉडी में फिक्स्ड है, रोटेटिंग विथ इट। अब बॉडी में फिक्स हो गए तो उसके साथ ही रोटेट करेंगे ना भाई। बॉडी में अगर 3 एक्सिस फिक्स कर देते हो, मान लो एक आप स्पंज बॉल लेते हो और उसमें तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पेंसिल घुसा देते हो। एक स्पंज बॉल लो, उसमें 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पेंसिल घुसा दो, तो क्या होगा? इट विल बी एक्सिस विच आर फिक्स्ड इन द बॉडी, ठीक है ना, एंड रोटेटिंग विथ इट। जैसे जैसे बॉल को रोटेट करोगे वैसे भी उसमें घुसी हुई पेंसिल भी रोटेट करेगी, ठीक है ना। एंड विच आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम आर 0, ठीक है ना। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि बॉडी में घुसी हुई है, जिनका ओरिजिन O पे है, ठीक है ना, ये बॉडी में फिक्स्ड है और बॉडी के साथ रोटेट कर रही है। कुछ इस प्रकार की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जिनका प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर है, ठीक है ना। ऐसी एक्सिस है ये कि जिनके अबाउट जब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर आता है। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो थे ना, आपका जो सिमेट्रिक टेंसर मैट्रिक्स आया था, सिमेट्रिक टेंसर मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। तो जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, समझ में आ रही बात मेरी? जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, ठीक है ना, वो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 था, ठीक है ना। तो ये जिनके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं, मतलब उनका वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 0 आता है, ठीक है ना। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया थे। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू अगर 0 आ रहा है किसी 3 एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो सच एक्सिस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, या फिर सिंपली कहा जाता है इनको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है जो बॉडी में फिक्स्ड है। अगर बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी के साथ वो भी रोटेट करती है, तीनों एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस ऐसी है कि इनके अबाउट जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या था? I x y, I y x, I x z, I z x, I y z, I z y, ये जितने भी थे, ठीक है ना, ये सब क्या थे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, सॉरी नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया थे, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो इन सब का वैल्यू 0 आता है। I x y, I y x, I y z, I z y और I x z, I z x, इनका वैल्यू जो है 0 के बराबर आता है। तो सच एक्सिस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया नहीं बोलना है तो सिंपली क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात मेरी? ठीक है। नाउ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इफ ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, और वो ये होती है कि अगर रिजिड बॉडी उसके अबाउट रोटेट करे, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी बता दिया मैंने क्या होती है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है प्रिंसिपल एक्सिस की कि यदि रिजिड बॉडी इसके अबाउट रोटेट करती है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि L इक्वल टू टेंसर I ओमेगा वेक्टर, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। नाउ यहाँ गौर से देखना, ये I क्या है? टेंसर है, ठीक है ना, टेंसर है। नाउ अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करवाते, ठीक है ना, देखो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करवा दें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर हम बॉडी को रोटेट करवाते हैं तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जो है ये स्केलर बन जाता है, ठीक है ना, स्केलर की तरह बिहेव करने लगता है।
अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करें तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है ये स्केलर की तरह बिहेव करने लगता है, और अगर ये स्केलर की तरह बिहेव करने लगेगा तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, और इक्वेशन ऐसी बन जाएगी तो एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो आई है आपका, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, वो स्केलर में तब्दील हो गया अगर हमने बॉडी को रोटेट करवाया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट, ठीक है ना। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है वो स्केलर में तब्दील हो गया। समझ में आ रही ना बात मेरी। तो अगर हमें ऐसी एक्सिस निकालना है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर स्केलर में तब्दील हो जाए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया होगी, उसके अबाउट हमें रोटेट करवाना होगा, ठीक है ना। तब जो आपका वेक्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट वेक्टर टेंसर, जो तब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है वो स्केलर बनेगा, और तब ये फॉर्मूले में एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन सेम आएगी, ठीक है ना। एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, चूंकि आई स्केलर बन चुका है प्रिंसिपल एक्सिस की वजह से, इसलिए एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन, मतलब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ऐसा बोलो चाहे तो कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंट, चाहे तो ऐसा बोलो कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चाहे ऐसा बोलो, ठीक है ना। मतलब कि चाहे तो ऐसा बोलो कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के, या तो ऐसा बोलो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर स्केलर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में दोनों बात तो एक ही है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी ना भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर टाइम्स ओमेगा वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ तो आई क्या बन गया, आई इज अ टेंसर, बट उस स्पेशल केस में जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अबाउट रोटेशन होता है, उस स्पेशल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जो है ये स्केलर बन जाएगा, और एल इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इन दिस केस एल एंड ओमेगा विल हैव सिमिलर मैग्नीट्यूड, नॉट सिमिलर मैग्नीट्यूड, सिमिलर डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज दैट इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जो आप बचपन में पढ़ते आए ना एल इक्वल टू आई ओमेगा, दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रोटेशन इन विच एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के रूप में बिहेव ना करके स्केलर के रूप में बिहेव करता है, उसी समय सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम आती है, ठीक है ना। बाकी केसेस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट कोई दूसरी एक्सिस लोगे तो डायरेक्शन ऑफ एल एंड ओमेगा विल बी डिफरेंट देन, क्योंकि टेंसर आई टाइम्स ओमेगा वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। एंड टेंसर आई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन विल चेंज, ठीक है ना। तो अगर हम ये ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, तो ऑब्वियसली द टेंसर विल एक्ट एज स्केलर एंड टेंसर विल एक्ट एज स्केलर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आ गई होगी बात समझ में, हर डायमेंशन से समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है ना। तो एल एक्स का वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, ये एल के 3 कंपोनेंट है, एल एक्स एल वाई एल जेड, तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ एल एक्स इक्वल टू आई ओमेगा एक्स, एल वाई इक्वल टू आई ओमेगा वाई, एल जेड इक्वल टू आई ओमेगा जेड। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही ये वाली स्टेप, तो इसको ऐसा लिखो ना भाई, ठीक है ना, इसको ऐसा लिखो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस एल जेड के कैप, ठीक है ना, इक्वल टू लिखो आई टाइम्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ऐसा लिखो, ठीक है ना। अब तो कर सकते हो ना भाई इक्वेट बोथ द साइड, आई कैप के कोएफिशिएंट, जे कैप के कोएफिशिएंट और के कैप के कोएफिशिएंट बोथ द साइड इक्वेट कर दो, तो यही मिलेगा ना भाई फाइनली, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी बात मेरी होपफुली, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो अभी हमको ये बात भली भांति मालूम है कि एल एक्स का वैल्यू हमने जो है पिछले क्लासेस में निकाला है। पिछले क्लासेस में एल एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आया था भाई, बताओ मुझे। ये जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है इसके इक्वल आया था, ठीक है ना। ये एल एक्स का वैल्यू इसके इक्वल आया था, पिछले क्लासेस में निकाला था, ठीक है ना। तो एल एक्स का वैल्यू चूंकि इसके इक्वल आया था, पिछले क्लासेस में निकाला था, तो एल एक्स का वैल्यू अभी अभी पर हमने निकाला क्या है, ओमेगा एक्स के बराबर है। तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू आई ओमेगा एक्स।
सिमिलरली Ly का वैल्यू ये निकाला था पिछले क्लासेस में, और Ly का वैल्यू I ओमेगा y के बराबर है, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू I ओमेगा y। सिमिलरली Lz का वैल्यू जो है I ओमेगा z के बराबर है, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू I ओमेगा z। समझ में आ रही है ना बात मेरी? नाउ ओमेगा x वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, ओमेगा y वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, ओमेगा z वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, तो आपके जो राइट हैंड साइड में है 0 बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरीके का आ जाएगा आपके इक्वेशंस, ठीक है ना? दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर फाउंड बाय सेटिंग द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हमको ये निकालना होता है कि इसका नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना? देखिए अभी ध्यान से, ये 3 इक्वेशन है, ठीक है ना? ये इक्वेशन काय में है? ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड में है ये तीनों इक्वेशंस, ठीक है ना? तो इनको कंपेयर करो उन इक्वेशन से जो आप बचपन में सॉल्व किया करते थे, ठीक है ना? तो बचपन में मतलब आपने ग्रेजुएशन में सॉल्व किए होंगे, क्या क्रेनियम्स रूल की क्या कुछ ऐसा बोला जाता है उसको, ठीक है ना? याद नहीं आ रहा है मुझे, डिस्क्रीमेंट क्या कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ रूल है वो, ठीक है ना? तो वॉट एवर इट में बी, बट इतना ध्यान में रखिए कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में अगर कोई आपका इक्वेशन है तो अगर उसका नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन आना है, ठीक है ना? नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन मतलब क्या होता है? नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन मतलब देखिए ये तीनों इक्वेशन को गौर से देखिए, अगर मैं ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड इक्वल टू 0 डाल दूँ, ठीक है ना? यानी कि सारे के सारे वेरिएबल को 0 डाल दूँ, तो ये इक्वेशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई होने वाले हैं। दे विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड इफ ऑल द 3 वेरिएबल्स आर 0, ठीक है ना? लेकिन इन केस अगर इनमें से कोई एक वेरिएबल को 0 करना, इनमें से तीनों वेरिएबल 0 नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना? दिस इज वेनिशिंग सोल्यूशन, ठीक है ना? ये वैनिश हो रहे, ठीक है ना? ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड हमारे 3 वेरिएबल तीनों के तीनों वैनिश हो गए, तो दिस इज वेनिशिंग सोल्यूशन एंड दिस इज ऑब्वियस सोल्यूशन, ठीक है ना? वेनिशिंग सोल्यूशन इज ऑब्वियस सोल्यूशन, ठीक है ना? पर हमें क्या चाहिए? नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना? नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन मतलब क्या चाहिए हमें? ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तभी नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन होगा भाई, ठीक है ना? तो वेनिशिंग सोल्यूशन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड को 0 डालोगे तो ये तीनों इक्वेशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होने वाले हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कोएफिशिएंट के इर्रेस्पेक्टिव ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होंगे अगर तुम ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों को 0 ले लेते हो तो। लेकिन हमको ये बात भली बात ही मालूम है कि तीनों को 0 लेने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट अ कॉमन सेंस वाला सोल्यूशन। तो हमको ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो कॉमन सेंस से ना निकाला जा सके, तो दैट इज कॉल्ड नॉन ऑब्वियस सोल्यूशन। नॉन ऑब्वियस सोल्यूशन मतलब ही क्या है? वो नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन, ठीक है ना? वेनिशिंग मतलब तीनों 0 हो गए, तो दैट इज वेनिशिंग, क्योंकि तीनों वेनिश हो रहे हैं, ठीक है ना? तो नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन इसका अगर निकालना है तो एक डिस्क्रीमेंट्स रूल या कुछ तो भी बोला जाता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना? लेकिन वो जो भी साइंटिस्ट का नाम होगा, मेरे ख्याल से साइंटिस्ट के नाम पे ही कुछ है वो रूल, तो उस रूल के हिसाब से जब लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन मतलब कैसे इक्वेशन? एक्स वाई जेड में इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड का तीनों का पावर 1 है। अब यहाँ एक्स वाई जेड के जगह ओमेगा एक्स है, ओमेगा वाई है, ओमेगा जेड है, तीनों के पावर क्या है? 1 1 1 है, ठीक है ना? तीनों के पावर 1 है, तो अगर तीनों के पावर 1 के बराबर है तो क्लियरली मैं ये बात समझ सकता हूँ यहाँ से कि तीनों के पावर 1 के बराबर होंगे तो मैं वो वाला रूल लगा सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन अगर चाहिए मुझे, यानी कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड बाय सेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना? मतलब ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड का जो कोएफिशिएंट्स है उनका डिटर्मिनेंट जब 0 आएगा, ठीक है ना? इनके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट मतलब ये डिटर्मिनेंट का साइन बनाया, इसको लिखा सबसे पहले, ठीक है ना? आई एक्स एक्स माइनस आई, इसको सबसे पहले लिखा, फिर इसको लिखा दूसरे नंबर पे आई एक्स वाई, फिर तीसरे नंबर पे इसको लिखा, ठीक है ना? फिर सेकंड वाली रो में सबसे पहले इसको लिखा, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे इसको लिखा, तीसरे नंबर पे इसको लिखा, फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है ना? सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। और जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे, इन इक्वेशन के कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे
तो जब वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन आते हैं। नॉन वेनिशिंग मतलब कौन से सोल्यूशन? नॉन वेनिशिंग मतलब ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों ही 0 के इक्वल नहीं है सेम टाइम पे, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है अगर, ठीक है ना, ये सही सिचुएशन अगर नहीं आ रही है, ये तो ऑब्वियस सोल्यूशन है ना। तो ये वाली सिचुएशन अगर नहीं आ रही है कि तीनों के तीनों ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों के तीनों 0 है, ये वाली सिचुएशन अगर नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन होगा दैट इज नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन। और नॉन वेनिशिंग सोल्यूशन आने के लिए कौन सी कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? सो नाउ दिस विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन इन आई। जब इसको एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या पाओगे? इसको एक्सपांड करने का क्या तरीका है भाई? इसको एक्सपांड करने का क्या तरीका है? ये मल्टीप्लाइड बाय ये वाला रो कैंसिल कर दोगे, वाला रो कैंसिल कर दोगे, फिर ये इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे, ठीक है ना। फिर ये लिखोगे, ये वाला रो कैंसिल करोगे और इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपांड करोगे, कैसे करोगे भाई एक्सपांड बताओ? आई एक्स एक्स माइनस आई, ठीक है ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? आई वाई वाई माइनस आई वाई जेड, ठीक है ना, और ये आई जेड वाई, आई जेड जेड माइनस आई, ऐसा लिखोगे, है कि नहीं। फिर ये चला जाएगा, ठीक है ना, फिर ये आज़ाद हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल करोगे, ठीक है ना। फिर वैसा ही इनका और इनका डिटर्मिनेंट लिखोगे, ठीक है ना। और ऐसा करके एक्सपांड करोगे अगर, तो एक्सपांड करोगे तो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन आई, ठीक है ना। ये क्या बनेगी आपकी? आई में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। सो दिस विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन इन आई, ठीक है। और ये क्यूबिक इक्वेशन जो आई में आ रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसी इक्वेशन को, अब यहाँ तो क्यूबिक इक्वेशन बनी, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन ही बने, लेकिन हमारे केस में क्यूबिक इक्वेशन बनी है। और यहाँ पे 3 कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है ना। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड 3 ही कंपोनेंट है तो क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगी इस केस में, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेक्युलर इक्वेशन ऑफ इनर्शिया टेंसर, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 जो क्यूबिक है आई में, इसको कहा जाता है सेक्युलर इक्वेशन ऑफ इनर्शिया टेंसर। एंड इट और ये क्यूबिक इक्वेशन इन आई क्यों है? क्योंकि इसको जब एक्सपांड करोगे जिस मेथड से मैंने बताया, तो इसको एक्सपांड करने पे ये पाओगे कि आई का पावर 3 आता है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। आई का पावर 3 हाईएस्ट पावर आता है। नाउ आई का पावर 3 हाईएस्ट पावर आता है, मतलब ये नहीं है कि आई स्क्वायर और आई वाले टर्म नहीं होंगे उसमें, बिल्कुल आई स्क्वायर और आई वाले भी टर्म होंगे उसमें, लेकिन आई क्यूब वाला टर्म बहुत हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या होगा? आई क्यूब वाला टर्म होगा इसमें, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इज द थिंग। और आई क्यूब वाला टर्म अगर हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा तो मेरे को बताना कि ये इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? फिर क्यूबिक कहा जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है, पॉलिनोमियल बनेगा ना भाई। तो पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री जो होती है वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन मतलब क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ रही ना बात मेरी? तो दिस इज कॉल्ड सेक्युलर इक्वेशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेक्युलर पॉलिटी वाले सेक्युलर से लेना देना, इसको ढूंढने लगते हैं। देखो पॉलिटी वाला सेक्युलरिज्म अलग है, ये वाला सेक्युलरिज्म अलग है, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंट सेक्युलर इक्वेशन, ठीक है ना। पॉलिटी वाले सेक्युलर से कंपेयर मत करने लग जाना, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेक्युलर इक्वेशन ऑफ इनर्शिया टेंसर एंड इट्स सॉल्यूशंस द सेक्युलर वैल्यूज और आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो सेक्युलर इक्वेशन ऑफ इनर्शिया है और इसके सोल्यूशन जो है सेक्युलर वैल्यूज या आइगन वैल्यूज से दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके जो सोल्यूशन है सेक्युलर वैल्यू या आइगन वैल्यूज से दिए जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन आई, ठीक है ना। इक्वेशन 2 जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है आई में। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है। तो इक्वेशन नंबर आई जो है क्यूबिक है आई में, और इक्वेशन नंबर 2 में ये सेक्युलर इक्वेशन है। इसी को सेक्युलर इक्वेशन को या आइगन इक्वेशन भी कहा जाता है। और सेक्युलर वैल्यूज जो आई के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, इसके जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, आई क्यूब में इक्वेशन आएगी, उसके बाद में आई के 3 वैल्यूज निकल के आएंगे ना भाई। क्यूबिक इक्वेशन के तीन सोल्यूशन होते हैं, तो जो 3 सोल्यूशन निकल के आएंगे दोज आर कॉल्ड सेक्युलर वैल्यूज या आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। सो इट्स 3 रूट्स गिव 3 वैल्यूज I1 I2 I3 विच आर द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो इस सेक्युलर इक्वेशन के जो 3 रूट्स है, ठीक है ना, इस सेक्युलर इक्वेशन के जो 3 रूट्स आएंगे I1 I2 I3,
दोज आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। 3 वैल्यूज देते हैं I1 I2 I3 और इनको कहा जाता है प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। तो बाय पुटिंग I इक्वल टू I1 इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन रेशियोज ऑफ, देखो अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा निकालना पूछ सकता है एग्जाम में, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन निकालने के लिए एग्जाम में अगर पूछा उसने तो I इक्वल टू कोई भी एक सोल्यूशन इसमें डाल देना इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। I इक्वल टू I1 डाल देना इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। वी ऑब्टेन रेशियोज ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। अब यहाँ पे I इक्वल टू I1 डाल दोगे तो कुछ डिजिट्स आएंगे। अब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डिजिट्स रहेंगे ना भाई उसमें, तो I की जगह पे I1 डाल दोगे तो ये तीनों इक्वेशन आ जाएंगे और तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड में रेशो मिलेगा। आपको रेशो निकालना है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड का, और जब रेशो मिल जाएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड का, तो आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ओमेगा एक्स इज टू ओमेगा वाई इज टू ओमेगा जेड किसके बराबर है, डायरेक्शन कोसाइन के बराबर है। ध्यान रखना इस बात को, इट इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर किसी चीज़ की मिल जाती है तो क्या मिल जाती है हमें, उस एंगुलर वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है डायरेक्शन कोसाइन से। तो ओमेगा एक्स इज टू ओमेगा वाई इज टू ओमेगा जेड निकालोगे तो एक्चुअली यू आर फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, ठीक है। विच इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू I1, ठीक है ना, विच इज द एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू I1, ठीक है। तो वही लिखा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी वही मिलेगी तुमको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा तो होगी ही वो, और डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी वो, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करोगे ना भाई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आपके एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी, जो I इक्वल टू I1 डालने पे जो ये आई है वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस की, वही आपकी एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, और वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की भी डायरेक्शन होगी I1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस की भी वही डायरेक्शन होगी I1 के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। सिमिलरली बाय सब्सटीट्यूटिंग I2 एंड I3 वी फाइंड द डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो I2 का वैल्यू डालोगे तो I2 के रेस्पेक्ट में ओमेगा का यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा I2 के रेस्पेक्ट में, और प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन भी वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन भी मिल जाएगा I2 के रेस्पेक्ट में। और सिमिलरली I3 का जब वैल्यू डालोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे, यानी डायरेक्शन मिल जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी I3 के रेस्पेक्ट में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी I3 के रेस्पेक्ट में, वही डायरेक्शन होगी प्रिंसिपल एक्सिस की I3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और प्रिंसिपल एक्सिस, इनके दोनों की डायरेक्शन सेम क्यों आ रही है, इनके दोनों की डायरेक्शन इसलिए सेम आ रही है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, ये है, और आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। आपके जो ये होंगे आपके जो फिंगर्स होंगे उसका कर्ल किस डायरेक्शन में होगा, आपके राइट हैंड के फिंगर्स इस डायरेक्शन में घुमाइए। आपके राइट हैंड के फिंगर्स, आपके नाखून, आपके राइट हैंड के फिंगर के नाखून इस एरो के डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, एक्सिस के ही डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड योर दिस प्रिंसिपल एक्सिस हैव द सेम डायरेक्शन। समझ में आ रही ना मेरी बात। सो दिस इज द थिंग। So this is all about today's class, and rotational kinetic energy of a rigid body, rotational kinetic energy of a rigid body which has been asked in 2014. This we from here onwards we will do in the next class, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी से अगले क्लास में करेंगे हम, ठीक है ना।